नमस्कार और स्वागत है आपका चेंज इंडिया एक्सपेरिमेंट्स विद बिग आइडियाज में। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम नए सुझावों की तरफ की ओर चर्चा करते हैं जो देखने में सुनने में तो बहुत सरल लगते हैं लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज्यादा हो सकता है। तो आज जो चर्चा का विषय है वो है कि किस तरह से अपनी न्याय प्रणाली को चेंज करें कि उसमें एक ऐसा सेल्फ लिमिटेशन ले आए कि जो भी नया कानून हिंदुस्तान में बने उस कानून का एक फाइनाइट एंड पॉइंट हो कि वो 10 साल का बने या 7 साल का बने या 12 साल का बने। इससे क्या होगा कि संसद बाध्य हो जाएगा, एक अनिवार्य रूप से देखेगा कि किस तरह वो उस लॉ को बदले। इससे ये होगा कि जो हमारे लॉज जो पुराने हैं, जो दकियानूसी हो गए हैं, जो 100 साल पुराने हैं, वो फोर्सिबली एक बाध्य तरीके से वो मॉडर्न रहेंगे, उनका तालमेल आर्थिक व्यवस्था के साथ रहेगा, हमारी सामाजिक व्यवस्था के साथ रहेगा। तो ये हमारा आज का सुझाव है। भारत की टेलीकॉम और रेडियो नीतियां आज भी 129 साल पुराने 1885 में बने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट से ही तय होती हैं। कन्या भ्रूण हत्या के चुनिंदा मामलों में आज भी 1971 के गर्भपात कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है। 1984 के फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक पीकदानों के अलावा फैक्ट्री में आप कहीं भी थूक नहीं सकते। ऐसा करने पर कानून आपको सिर्फ 5 रुपए तक का हर्जाना भरना पड़ सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 शादी के बाद बलात्कार को अपराध नहीं मानती है। देश के हजारों बेतुके और तकियानूसी कानूनों में से ये तो सिर्फ 4 नमूने हैं। तेजी से बढ़ते देश में ये तकियानूसी कानून विकास के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं। हमारा बिग आइडिया है कि हर कानून की तय समय सीमा में समीक्षा बेहद जरूरी है ताकि भारत में न्याय प्रक्रिया बदलते वक्त के साथ चल सके। तो हम ये सुझाव दे रहे हैं कि सबसे पहले कानून की समीक्षा के लिए समय सीमा तय की जाए, खासकर कानून बनने के 10 से 15 साल के अंदर ऐसा हो। दूसरा, कानून की अनिवार्य समीक्षा की समय सीमा से 18 महीने पहले ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की जाए। और तीसरा सुझाव यह है कि कानूनी ऑडिट संबंधित संसदीय कमेटी से कराए जाए, लेकिन बाहरी विशेषज्ञों की राय और सार्वजनिक सुनवाई अनिवार्य हो। इस आइडिया पर बात करने के लिए दिल्ली से सैटेलाइट लिंक के जरिए जुड़ रहे हैं गोपाल सुब्रमण्यन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और पूर्व सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं एमआर माधवन, जो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च संस्था के प्रेसिडेंट हैं। इनकी संस्था ने संसद की कार्यवाही की मॉनिटरिंग का शानदार काम किया है। और इन सब के साथ हमारे धीरज नैयर हैं, जो कि नेटवर्क 18 के थिंक इंडिया फाउंडेशन के सीईओ हैं। तो ये पहला जो सवाल है गोपाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो हमने सुझाव दिया है, क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये अच्छा है, डुएबल है, इसका कोई इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है? मैं कहना चाहता हूं कि जो भी नीति है उसको संशोधन करने में किसी भी प्रकार की बाधा है ही नहीं, और संवैधानिक रूप में बल्कि ये कर्तव्य बनता है कि समय के अनुकूलता को मानकर और जो भी सामाजिक कर्तव्य है उसको दृष्टि में रख के आपको संशोधन करना ही चाहिए, बल्कि यही प्रथम लक्ष्य है। और ये बिल्कुल हो सकता है, और हमारे विचार में हर 7 साल प्रत्येक जो भी कानून है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उसके ऊपर पुनः विचार होना चाहिए और उसका संशोधन होना चाहिए। कुछ लोग ये कहेंगे गोपाल कि आप जब 7 साल कहते हैं, आज स्थिति ऐसी है हमारे संसद में कि सालों साल तक नए लॉ जो हैं वो नहीं बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम 7 साल का एक साइकिल लगा देंगे संसद में, कहेंगे कि जितने भी हमारे कानून हैं उनको 7 साल के बाद कंपल्सरली रिव्यू करिए, तो क्या ये इम्प्रैक्टिकल नहीं होगा आज की संसद की स्थिति देखते हुए? देखिए, बात यह है कि कहीं न कहीं से तो आपको प्रारंभ करना ही पड़ेगा जी। ये कठोर सत्य है, लेकिन हमको समझना ही चाहिए कि जो पार्लियामेंट है, जो हमारी लेजिस्लेचर है, उसकी प्राथमिक भूमिका जो है वो लॉ मेकिंग है जी। और यदि कानून बनाने से वो अपने आप को जो है वंचित रखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो भी कर्तव्य संविधान ने उनको दिया है उससे वो पीछे हट रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को एक पब्लिक प्रेशर पे, पब्लिक ओपिनियन में, पब्लिक डिबेट में उनसे ये अवश्य आग्रह करना पड़ेगा कि हर जो व्यक्ति एक ऐसे जगह पे पहुंचता है, सांसदीय बनता है, तो उसको ये कार्य लेना ही चाहिए।
ये सब देश में ये होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कनाडा में एक एक लेजिस्लेटर जो है लॉ मेकिंग के लिए 2 लॉ रिसर्चर्स रखता है। इतना ही नहीं, ही स्पेंड्स एटलीस्ट 160 घंटे वो पढ़ाई करता है जब तक वो आके वहां पे उसके ऊपर कोई टिप्पणी दे। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे सांसद में योग्यता भी है, बल है, आत्मशक्ति है, लेकिन हम लोगों को उनसे आग्रह करना बहुत ही आवश्यक है। जी, तो माधवन, गोपाल ने तो बताया कि किस तरह से संसद में उनको विश्वास है कि अगर ये बाध्य किया जाए तो होगा। आपने तो संसद को बहुत क्लोजली देखा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे स्टॉल होता है, संसद रोका जाता है, बंद हो जाता है, क्वेश्चन आवर के बाद स्थगित हो जाता है, तो अगर हम उस पर और बोझ डालेंगे कि आप हर लॉ को कंपल्सरीली रिव्यू करिए तो हो पाएगा? हो तो सकता है। तो उसके लिए थोड़े संसद में भी सुधार करने पड़ेंगे कि वो ज्यादा दिन बैठें और थोड़े कम स्टॉल करें। पर अगर ये आप कंपल्सरी करेंगे तो शायद वो कर लें। और आज कुछ 20-25% टाइम संसद लॉ मेकिंग पे करता है, उसको ज्यादा टाइम करना चाहिए। और एक और बात है कि अगर आप जितने भी बिल्स देखते हैं संसद में जो पास होते हैं, उसमें लगभग आधे अमेंडमेंट बिल्स हैं। तो वो लॉ को रिव्यू कर ही रहे हैं, पर वो पीस मील कर रहे हैं कि ये 3 चीजें बदल रहे हैं, वो पूरा लॉ को एक साथ देख के नहीं कर रहे हैं। तो उसी को थोड़ा अगर ज्यादा एफिशिएंट किया जाए तो आधा कम तो वहीं हो गया। तो आधा कम तो हो ही रहा है। तो प्रणाली जो है कैसी रहेगी? इसमें स्टैंडिंग कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज को आपको ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, ज्यादा एक्सपर्टीज देनी पड़ेगी, उनको ज्यादा कमिटीज बनानी पड़ेंगी, ये सब कुछ करना पड़ेगा? जरूर। एक तो ज्यादा कमिटी शायद नहीं बनानी पड़ेगी, पर आज स्टैंडिंग कमेटी के पास कितने रिसर्चर्स हैं? 0, एक भी रिसर्चर नहीं है। अच्छा, तो आपको स्टैंडिंग कमिटीज के बाद एक्सपर्ट रिसर्चर्स तो रखना ही पड़ेगा। उनको काफी कई तरह से स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अब जैसे धीरज, ये तो हम कह रहे हैं कि अगर अब ये डंडा लगा दीजिए, आप संसद पे कहिए कि देखिए अब आपको ये करना ही करना है, तो आपके विचार से भी ये हो जाएगा? देखिए, कोई गारंटी तो नहीं है हो जाएगा, लेकिन अगर प्रेशर लगा तो हो सकता है। अगर आप काफ़ी देखें हमारे देश का इतिहास, तो प्रेशर में ही चीज़ें बदली जाती हैं। अब आप जैसे आप बजट का देख लीजिए, वोट ऑन अकाउंट चाहे जितना भी हल्ला हो रहा था संसद में, वो बैठ के उन्होंने पास किया, क्योंकि करना पड़ता है, नहीं तो सरकार का खर्चा कम हो जाएगा। तो अगर आप देखें, सरकार ठप हो जाएगी अगर अगर मर्डर का कानून लैप्स हो गया या रेप का लैप्स हो गया, तो कितना पब्लिक आउटरीच हो जाएगा कि इस देश में कानून ही नहीं है इतने संगीन अपराधों के लिए। इसलिए प्रेशर बना रहेगा। और सांसद अभी काम बहुत ही कम कर रहे हैं। मैं तो ये मानता ही नहीं हूं कि इन पे और बोझ होगा, थोड़ा बहुत बोझ उन पे होना चाहिए और ये काम करने चाहिए। अभी तो क्या है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप दफा 370 भी देख लीजिए, जो होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड है। संसद को लेना चाहिए ये मामला, चाहे रखना है नहीं रखना है। ये लॉ मेकिंग का है, वो कोर्ट को आपने आउटसोर्स करके रखा हुआ है। क्यों? तो ये काम संसद अपने आप नहीं करना चाह रही है। जहां तक पॉसिबल है जुडिशरी कर दे या कोई और कर दे, लेकिन ये काम संसद की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे गोपाल सुब्रमण्यम साहब ने कहा। और बिल्कुल हमें प्रेशर डालना चाहिए कि संसद ही ये काम करे। गोपाल, एक चीज जरा समझाएं हमें, ये जो इतना बड़ा अगर ये चेंज होता है कि हर लॉ का अपना एक लिमिटेड टाइम होगा, एक फाइनाइट टाइम होगा और वो खत्म हो जाएगा, क्या इसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा इसको लागू करने के लिए? नहीं, संविधान, बल्कि कोई अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं, कोई संशोधन संविधान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बल्कि संविधान ये अपेक्षा रखती है कि जो भी सांसद है वो एक कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशन, एक ऐसा कर्तव्य को हमेशा निभाएंगे जो लॉ मेकिंग भी है। क्योंकि जो भी हमारे यहाँ प्रियम्बल में कॉन्सेप्ट्स हैं, ये डायनामिक कॉन्सेप्ट्स हैं। क्योंकि ये डायनामिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे समता है, समानता है, शिक्षा है, डिग्निटी है, सोशल इक्वालिटी है, तो इसलिए लगातार ये करना ही चाहिए। तो क्या हमारे विचार में हमारा जो संविधान है, यही एक संविधान है पूरे विश्व में, जिसके ऊपर हम इतने गर्व के साथ कह सकते हैं कि एक कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशन इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर रखा है। तो किस तरह से ये होगा? माधवन, आप समझाइए कि सरकार क्या एक प्रस्ताव लेके आएगी, कहेगी कि अब से 1 अप्रैल इतने से या इस साल से जो भी हमारे लॉज हैं वो अब इतने समय के बाद कंपल्सरीली रिव्यू होंगे, नहीं तो लैप्स हो जाएंगे। तो क्या अगर संशोधन की जरूरत नहीं है तो सरकार को क्या माध्यम के थ्रू ये करना पड़ेगा?
मैं पूछ लेता हूं गोपाल जी से भी कि ये पॉसिबल है क्या? एक नया बिल ला सकते हैं जिसमें अगर हम सेपरेट भी करना चाहते हैं तो जितने भी आज के लॉस हैं उसके अलग अलग लिस्ट बनाएं। अच्छा। और बोलें कि ये वाले लॉस इस डेट को लैप्स होंगे, ये वाले इस डेट को होंगे, और इनमें 7 साल, इनमें 10 साल, इनमें 15 साल, जो भी चाहिए तो एक इन्वेंट्री के साथ एक नया एक्ट बना दे जो पुराने एक्ट को सुपरसीड करे उसके साथ, तो वो शायद हो सकता है। तो ये एक्सपर्ट तो गोपाल है, ये एक प्रणाली हो सकती है ना ये? जी गोपाल जल्दी बताएं, ये हो सकता है जो माधवन ने बताया? नहीं, माधवन जी ने जो कहा बिल्कुल हो सकता है, और बल्कि हमने ये प्रस्ताव सरकार के सामने जब हम सॉलिसिटर जनरल थे हमने ये रखा। हमने कहा कि जो भी पुराने लॉज हैं आप इनको क्लासिफाई कर लीजिए और इनके ऊपर आप तुरंत समीक्षा कर लीजिए। और जैसे मैंने कहा कि भाई 70 दिन में एक स्टडी ग्रुप या रिसर्च ग्रुप जैसे माधवन साहब और लोग हैं, हम सब लोग मिलके 70 डेज में वी कैन वीड आउट ऑल दी ओल्ड लॉज। चलिए, तो ये 70 डेज जी, तो ये दिस इज हार्टनिंग कि इसमें संशोधन नहीं करना होगा संविधान का, और ये एक नए एक्ट के तहत ये इस पूरी प्रणाली को लाया जा सकता है। एक बहुत ही पेचीदा सवाल ये है कि क्या हो अगर संसद उस तारीख में लॉ को ना बदल पाए, तो क्या हो, क्योंकि एक लॉ ही नहीं होगा। ये हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो तब इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका चेंज इंडिया एक्सपेरिमेंट्स विद बिग आइडियाज में। आज जो सुझाव जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि एक ऐसा कानून लाइए जिससे हिंदुस्तान के जितने कानून हैं वो सब एक उनकी फाइनाइट लाइफ हो जाए, एक उनका चाहे 7 साल हो या 10 साल हो, और उनका फिर उस समय के बाद कंपल्सरी रिव्यू हो। इस तरह से ऐसा होगा कि हमारे जो जितने भी कानून हैं वो आधुनिक रहेंगे, वो तालमेल रहेगा उनका आर्थिक व्यवस्था के साथ और सामाजिक रियलिटीज के साथ। तो ये सुझाव है हमारा। गोपाल, ये बताएं, अगर मान लीजिए हमने जो डेडलाइन बनाई है संसद के लिए, मान लीजिए उस डेडलाइन तक वो नया लॉ नहीं कर पाते हैं, वो उसको नहीं पास कर पाते हैं, तो स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि कोई लॉ ही नहीं है। तो उसमें क्या होगा, किस तरह से एक्शन लिया जा सकेगा? क्या न्यायालय अपनी तरफ से जुडिशियल प्रेसिडेंट से उस पे एक्ट करेगा? क्या होगा? देखिए, जो नॉन क्रिमिनल लॉज हैं वहां पे तो न्यायालय जो है वो अपनी भागीदारी कर सकती है, वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं। आर्टिकल 142 के अंतर्गत वो जरूर कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है जी। लेकिन जहां तक क्रिमिनल लॉज है, आप यदि समझ लीजिए कि लॉ जो है वो समाप्त हो गया, तो उस दिन के पश्चात यदि समझ लीजिए कोई व्यक्ति ने ऑफेंस किया जो लॉ समाप्त हो चुका है, तो तब उसके बारे में न्यायालय उसको जीवित नहीं कर सकती। तो फिर क्या ये होगा? जो है ये डिस्टिंक्शन तो इसीलिए आवश्यक ये है कि पब्लिक प्रेशर के साथ ये बहुत जरूरी है कि जैसे ही लॉज जो हैं एक समाप्ति के समय पे आए, उसके पहले ही कुछ न कुछ इंटरनल चेक्स होने चाहिए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में। दिस हैज टू बी एक्चुअली इवॉल्व थ्रू पार्लियामेंट्री रूल्स, और कई कंट्रीज में ऐसे है। जैसे समझ लीजिए कैलेंडर है, एक पार्लियामेंट्री कैलेंडर में हमेशा कई कंट्रीज में जैसे कि लॉज जो लैप्स होने वाले होते हैं उनके लिए पहले एक दिन वो हमेशा सुनिश्चित रखते हैं। ऐसे हम लोगों को भी करना चाहिए, और ये हो सकता है। जी, ये तो फिर वही प्रणाली हो गई जैसे हर साल बजट और वोट ऑन अकाउंट की एक ऐसी प्रणाली है कि उसको जितना भी संसद में हंगामा हो उसको आप नहीं टाल सकते हो, क्योंकि अगर वो टल जाता है तो फिर सरकार खर्चा नहीं कर सकती है। तो उसी तरह का एक डिसिप्लिन ऐसा ही अनिवार्य होना चाहिए। जी माधवन, आप बताएं, आपने तो जैसे मैंने कहा कि देखा है ये सब प्रणाली, बहुत क्लोजली देखी है। अगर ऐसा प्रेशर पार्लियामेंट पे होता है, ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं, तो आपको विश्वास है कि हो पाएगा, या कुछ और उसमें अमेंडमेंट्स या कुछ और सोचना पड़ेगा, इनोवेशन करनी पड़ेगी? ये रूल्स से कुछ हद तक ही होगा, होना तो चाहिए। थोड़ी तो पार्लियामेंट को भी अपना बिहेवियर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे कि
मैं बोल रहा था जी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जी, उसको एक सुपरसीड किया गया था बोर्ड से, उसका एक टाइम लिमिट था, टाइम लिमिट खत्म हुआ, ऑर्डिनेंस किया जी, ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ उसका जो बिल था, फिर ऑर्डिनेंस किया, आज कोई भी नहीं है। तो आज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है जो पूरे डॉक्टर्स को रेगुलेट करता है, उसका बोर्ड या गवर्निंग बॉडी नहीं है आज के दिन में, क्योंकि पार्लियामेंट ने अपना काम नहीं किया। तो पार्लियामेंट को भी अपन पब्लिक प्रेशर पार्लियामेंट पे लाना चाहिए, बट पार्लियामेंट को भी अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए जो हमारी पार्लियामेंट नहीं कर पा रही है। जी जी। तो धीरज, आपने देखा है, मेडिकल बोर्ड का एग्जांपल ले लीजिए। तो अब ये स्थिति ऐसी है कि खैर ये तो क्रिमिनल में शायद ना आए, तो इसलिए जैसे गोपाल ने कहा कि ये तो जुडिशियल इंटरवेंशन से हो सकता है, लेकिन सारा दारोमदार आ गया है पब्लिक प्रेशर पे कि अगर पब्लिक प्रेशर रहता है तो पार्लियामेंट से हम उम्मीद करेंगे कि पार्लियामेंट जो है अपना दायित्व निभाएगा इसमें। नहीं, पब्लिक प्रेशर है, मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, मतलब ऑर्गेनाइज प्रेशर भी हो सकता है, पब्लिक एट लार्ज का भी हो सकता है, और जैसे माधवन ने कहा रूल्स भी बदले जा सकते हैं। इसमें उतनी ज्यादा कठिनाई नहीं है जितनी हम देख रहे हैं। एक बार करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कितने लॉस लैप्स होके नई अमेंड होते या नई रिवाइज होते। तो और ऐसा भी नहीं है कि हर लॉ को हर वक्त हर 7 साल में पूरी तरह बदलना पड़ेगा। कई लॉ हैं जो चलेंगे, ज्यादा भी चलेंगे, कई लॉ हैं जैसे आर्थिक विषयों के लॉ हैं, क्योंकि इकोनॉमी इतनी जल्दी ग्रो कर रही है, नए नए सिनारियो उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इकोनॉमिक लॉज जो है शायद उनको रिवाइज करना ज्यादा जरूरी होगा 5 साल के इंटरवल में या 7 साल के इंटरवल में, 10 साल के इंटरवल में। कुछ और जैसे मर्डर हैं उनमें शायद पेनल्टी प्रोविजंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन वैसे कोई फंडामेंटल चेंज जरूरी नहीं होगा शायद। एक बार जैसे पेनल्टी प्रोविजन की बात हो रही थी, उसमें जैसे हम देखते हैं कि 2000 का फाइन है, 3000 का फाइन है, तो मैं कई बार ये सोचता हूं कि एक फाइन जो 100 साल पहले रखा गया था, क्यों वो चला आ रहा है, क्यों ना उसको महंगाई के साथ बढ़ना चाहिए। हाँ, इन्फ्लेशन इंडेक्स क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल करना चाहिए, और उसको जैसे माधवन भाई मानेंगे कि इनबिल्ट कर दीजिए कि अमेंडमेंट की जरूरत ना हो। हाँ, उसको इनबिल्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी क्या है कि इतने ज्यादा लॉस हैं, आपको हर चीज को अमेंड करना पड़ रहा है। उसकी जगह सब में एक कैटेगरी बना दो, कैटेगरी ए का है, बी का है, सी का है, और हर कैटेगरी का कितना है, और सिर्फ वो एक जो लॉ है जो हर कैटेगरी का बताता है उसको अमेंड कर देंगे, इन्फ्लेशन के लिए अपने आप हो जाएगा। जैसे वॉलंटरीली कॉसिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन 1860 में 1860 2000 था जी, आज कितना है? 2000 है। तो तब का 2000 सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन आपको बताती है शायद तब का 2000 आज का शायद करोड़ों में हो। और फैक्ट्रीज एक्ट में ये है कि हर फैक्ट्री को स्पिटून रखना चाहिए थूकने के लिए जी, और स्पिटून नहीं रखा तो फाइन, और स्पिटून के बाहर किसी ने थूका तो 5 रुपया देना पड़ेगा। बिल्कुल लेबर की बात की जाए, और राघव इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है कि ये रिफॉर्म का भी एक तरीका बन सकता है जी, क्योंकि आपके अगर जो पुराने लॉ हैं ऑटोमेटिकली उनको रिन्यू करना पड़ेगा, डिबेट करने से, लेबर लॉ जी जो फैक्ट्री वर्कर्स के लिए हैं, अगर उनको ऑटोमेटिकली रिन्यू कर तो डिबेट तो होगी ना, चाहे थोड़े बहुत चेंज होंगे, चाहे रेडिकल चेंज ना हो, हम फ्री मार्केट तक ना पहुंचे, लेकिन उनको डिबेट पार्लियामेंट को करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, एक्सपर्टीज आएगी। तो ये जो काफी कानून जो ऐसे पड़े हुए हैं क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं जी, वैसे कानून भी आ जाएंगे आपको टेबल पे, आप बाध्य होंगे आप उनको देखने के लिए। गोपाल, मेरे पास आधा मिनट है, मैं आपने ये चर्चा सुनी अंत में जो यहाँ पे हुई, आपके फाइनल समरी हमें दे दीजिए आधे मिनट। हमारे विचार में कानून बदलना जो है बहुत ही आवश्यक है। कानून आप नहीं बदलेंगे तो जो न्याय प्रणाली है उसके ऊपर हमेशा एक चिन्ह लगा रहेगा जी। तो इसलिए जब तक कानून सही नहीं हो जी, जो भी धार्मिक या जो भी आपके यहाँ न्याय प्रणाली है जी, वो संविधान के बिल्कुल अनुकूल नहीं रहेगा जी। तो इसलिए हमारा विचार है कि ये इसको प्रत्येक 7 साल में ये जैसे अनिवार्य तरीके से बजट पास किया जाता है, जैसे वोट ऑन अकाउंट होता है, ऐसे ही संसद को ये उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। तो आपने सुना कि ये एक सरल चीज पढ़ने में तो सरल दिखती है, लेकिन एक बहुत ही प्रभावशाली पावरफुल चेंज हो सकता है। उम्मीद है कि जब नई सरकार आएगी तो इस प्रणाली को लगा पाएगी। मेरे गेस्ट का धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद जो आप हमारे साथ इस शो में बने रहे।